बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सिवान में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान महागठबंधन सरकार पर बेहद ही गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने जातीय गणना को भारतीय जनता पार्टी की देन बताते हुए कहा कि जब वे सत्ता में थे तो उन्होंने इसके लिए प्रस्ताव लाया था और इसके लिए फंड उपलब्ध कराया था, लेकिन जब जनता दल यू व राजद की सरकार सत्ता में आई तो उन्होंने इस जातीय गणना को सही तरीके से नहीं कराया, जिससे कि चारों तरफ इसकी आलोचना हो रही है। वहीं उन्होंने इंडिया गठबंधन पर प्रहार करते हुए कहा कि यह पूरी तरीके से फेल है और जैसे ही लोकसभा का चुनाव नज़दीक आएगा इनमें आपसी मतभेद जाहिर होगा और ये पूरी तरीके से बिखर जाएंगे। तो आइए जानते हैं और क्या कुछ कहा बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने। आप सब मीडिया के मित्रों के माध्यम से सिवान की माताओं और बहनों को मैं ये कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ी ताकत, राजनीतिक ताकत देश की आधी आबादी को पिछले लोकसभा के सत्र में दिया है और जिस नए संसद भवन के पहले सत्र की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुई, उसमें देश की आधी आबादी को बहुत बड़ा तोहफा नरेंद्र मोदी जी ने महिला आरक्षण लाके दिया है और जिसकी मांग एक लंबे समय से देश की आधी आबादी कर रही थी। लगभग 30 वर्षों से संसद भवन के अंदर यह बिल कभी कागज के रूप में उछाला जाता था, कभी फाड़ दिया जाता था, कभी विरोध किया जाता था, कभी मुद्दों को भटका के इसे संसद से पास नहीं होने दिया जाता था और जो अधिकार मां और बहनों को आज से बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, वह लोकतंत्र में लोकसभा और विधानसभा के सदस्य बनने का आरक्षित अधिकार अब जाके नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा हुआ है। 33% आरक्षण लोकसभा और विधानसभा के अंदर देने का निर्णय भारत की सरकार ने किया और उसे एक बड़े बहुमत के साथ लोकसभा में और राज्यसभा में पास किया गया और वह अब कानून बन चुका है इस देश का और आगे आने वाले 4 वर्षों के बाद इस देश के अंदर संसद और विधानसभाओं के अंदर हम अपनी मां और बहनों को 1/3 संख्या में प्रतिनिधित्व करते हुए देख पाएंगे। तो यह जो अधिकार नरेंद्र मोदी जी ने आधी आबादी को दिलाने का काम किया है, इसके लिए संपूर्ण समाज की मां और बहनें सभी वर्गों आज नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार और धन्यवाद व्यक्त कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी प्रधानमंत्री जी के इस कदम के लिए उन्हें समाज की ओर से आभार पत्र माताओं और बहनों के द्वारा भेजा जा रहा है। साथ ही जो निर्वाचित संस्थाएं हैं, जहां जनप्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं, चाहे वो त्रिस्तरीय पंचायती राज का हो या नगर का हो, उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा भी यह प्रयास और यह कार्य शुरू किया गया है। जब ऐसे जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के लोगों के बीच जाकर महिलाओं की ओर से आभार और शुभकामना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देने का काम कर रहे हैं। उसी प्रकार से चाहे वह चंद्रयान की सफलता हो या इस देश में G20 के सफल आयोजन की बात हो, हर काम में
नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का मान और सम्मान बढ़ रहा है, भारत की ताकत बढ़ रही है। इतना ही नहीं, युवाओं को रोजगार देने के लिए भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा लगातार काम किया जा रहा है और स्वयं प्रधानमंत्री जी के द्वारा विगत 1 वर्षों में कई बार हजारों हजार नियुक्ति पत्र एक साथ बांटे गए हैं और अभी तक पिछले 1 साल के अंदर पूरे देश में लगभग 6 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र युवाओं को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए जा चुके हैं। युवाओं को रोजगार के साथ साथ राष्ट्र के विकास की गति भी तेजी से बढ़ रही है और आज विकास आर्थिक रूप से जो हो रहा है वह इस ताकत के रूप में दुनिया में दिख रहा है कि भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक गतिविधि का केंद्र बना हुआ है। आज 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो भारत की है और जिस तरीके से भारत ने पिछले कुछ वर्षों में विश्व के अर्थव्यवस्था के अंदर अपना प्रभाव बढ़ाया है, जिसके कारण हम आज 5वें स्थान पर पहुंचे हैं। इस रफ्तार से हम आगे बढ़े तो अगले 4 साल के बाद हम ब्रिटेन को भी पछाड़ के तीसरे नंबर पर पहुंच जाएंगे। तो लगातार नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई में देश आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से, विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। वहीं माताओं बहनों को अधिकार देने के लिए ऐतिहासिक काम किया गया, युवाओं को रोजगार देने के सतत प्रयास लगातार नरेंद्र मोदी जी के सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। इस प्रकार से पूरे देश में और बिहार में नरेंद्र मोदी जी की एक विकासवादी छवि जो बनी है, उससे विपक्ष के कुछ नेता हतोत्साहित हुए हैं, चिंतित हुए हैं और उन्हें अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती हुई दिखाई पड़ रही है। और इसी कारण कभी कभी अनर्गल और निराधार बात भी, खास करके इंडी अलायंस के जो नेता हैं, वो इंडी अलायंस के नेता निराधार बातें भी किया करते हैं। लेकिन आज देश की जनता मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर से 2024 में उनको देश का प्रधान सेवक बनाने का मन बना चुकी है और उसका रिफ्लेक्शन आज चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है। और हमारे बिहार के अंदर जो लोग आज सत्ता में गए हैं और खास करके पिछले 1 साल से जो नया गठबंधन बना है, जो पहले यूपीए गठबंधन था, बाद में यूपीए नाम लेने में इन लोगों को दिक्कत महसूस होने लगा। यूपीए नाम लेने से इनको लगने लगा कि यूपीए बोलने का मतलब घोटालेबाजों का समूह लोगों के ध्यान में आ जाएगा। 2004 से 14 तक जितने घोटाले हुए थे वो सब ध्यान में लोगों के आ जाते हैं यूपीए बोलते हुए। इन लोगों ने अपना नाम बदला और नाम बदल के इंडी अलायंस किया। तो आज जो इंडी अलायंस के अंदर बिहार में बैठे हुए लोग हैं, जो खासकर पिछले 1 साल से सत्ता में आए, तो हम सब लोग बिहार के लोग और सिवान के लोग भी इस बात को बहुत बखूबी महसूस कर रहे हैं कि वर्तमान शासन व्यवस्था में राज्य के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ही कमजोर हुई। जो सत्ता और शासन का हनक था, तो सत्ता और शासन का हनक खत्म हो गया है। आज अपराधियों का बोलबाला पूरे राज्य के अंदर और हमारे सिवान जिले के अंदर भी बढ़ता जा रहा है। बेखौफ हो गए हैं अपराधी, बेलगाम हो गए हैं और उन पर कार्रवाई भी नहीं हो पा रही, वो पकड़े भी नहीं जाते।
इस कारण उनका मनोबल बढ़ता है और एक बार फिर से राज्य के अंदर भी जो खास करके व्यवसायी समुदाय के लोग जो व्यापार करते हैं उनके बीच फिर से भय का वातावरण पैदा होने लगा है। फिर से रंगदारी मांगे जाने लगी है राज्य के अंदर। फिर से अपहरण की घटनाएं दिखाई पड़ने लगी और इस कारण राज्य की जनता आज वर्तमान सरकार के कारण बहुत कष्ट का अनुभव कर रही है। लेकिन राज्य की सरकार को ये चीजें दिख नहीं रही, चूंकि राज्य की सरकार में बैठे हुए लोग राज्य की जनता की तो सेवा नहीं कर पा रहे हैं, देश की राजनीति में अपने को उलझा के बहुत रखे हैं और देश की राजनीति की दिशा तय करने निकल पड़े हैं। राज्य की दिशा इनसे संभल नहीं रही, राज्य की दशा इनसे संभल नहीं रही और ऐसे हालात में ये देश की राजनीति की बात करते हैं। खैर, राजनीतिक दल होने के नाते उनको ये अधिकार जरूर है, लेकिन जब राज्य के अंदर सत्ता का संचालन कर रहे हैं तो राज्य की जनता की समुचित व्यवस्था, राज्य की जनता की समुचित सुरक्षा करना भी उनका दायित्व है, जिसमें राज्य की सरकार पूरी तरीके से फेल हुई है। और आज यह बात भी बहुत प्रत्यक्ष रूप से लोगों को दिख रहा है कि जो विकास की रफ्तार एनडीए की सरकार में बिहार के अंदर थी, वह विकास की रफ्तार भी अब धीमी पड़ती जा रही है। आप सीवान जिले के अंदर ही देखेंगे तो चाहे वो ग्रामीण सड़कों की बात हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग की बात हो, चाहे अन्य आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के कार्य को जो गति आज से 1 साल पहले तक मिली हुई थी, जो दिखाई पड़ रही थी, आज वह कुंद होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, कमजोर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो कहीं न कहीं विकास की रफ्तार भी कमजोर हुई है और मैं मुख्यमंत्री जी से यह आग्रह करना चाहता हूं कि राजनीति छोड़ जो इस राज्य की जनता की जरूरत है उसे पूरा करने में वो अपना ध्यान दें और राज्य के विकास की थोड़ी विशेष चिंता करें, कानून व्यवस्था की विशेष चिंता करें, ताकि लोग यहाँ बेहतर तरीके से जी सके और आगे की राजनीति। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मालूम है कि लोकसभा के चुनाव में इस इंडी अलायंस का कोई भविष्य नहीं है। इंडी अलायंस के अंदर जो दल हैं उनके अंदर एकता बने रहना भी मुश्किल है। अभी तो यदा कदा उन दलों के बीच की आपसी लड़ाई बाहर सुनने को मिलती है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे यह इंडी अलायंस बिखरता हुआ दिखाई देगा। सवाल यह है कि आप 35% आरक्षण की बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने कर दिया, उससे पहले से बिहार में नीतीश कुमार नहीं किया, आप उसमें साथ में आप दोनों चीजों को समझने की चेष्टा करें। जब भी समाज में किसी को अधिकार देने की बात हुई है, भारतीय जनता पार्टी सदैव भारतीय जनसंघ के समय से आगे होकर काम करती रही है। आरक्षण किसे चाहिए होता है? जो कमजोर होता है, जिसको कुछ अतिरिक्त सहयोग की जरूरत होती है, जिसको अतिरिक्त मदद की जरूरत होती है। तो इस राज्य के अंदर में अभी नहीं, कर्पूरी ठाकुर जी के समय में भी जब आरक्षण की जरूरत पड़ी इस राज्य को, इस राज्य के गरीब कमजोर लोग तबके को, ओबीसी को, महिला को, उस वक्त भारतीय जनसंघ ने सरकार में रह के उस नीति को लाने का काम किया था। उसके बाद एक जो प्रश्न पूछे, उसके बाद जब इस राज्य में पंचायती राज चुनाव के अंदर 50% आरक्षण देने का काम हुआ तो राष्ट्रीय जनता दल की सरकार ने चुनाव कराया था 2001 में।
नहीं दिया था आरक्षण। 2006 में आरक्षण तब मिला जब भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय को आगे बढ़ाया, आगे किया, और भारतीय जनता पार्टी के प्रस्ताव पे जदयू ने समर्थन दिया। यह भारतीय जनता पार्टी का प्रस्ताव था कि महिलाओं को आधी आरक्षण मिलनी चाहिए और महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया। यह तो स्थानीय निकाय पंचायती राज की बात थी, और फिर उसके परिप्रेक्ष्य में देश के अन्य राज्यों ने भी उस रास्ते पे अपने कदम आगे बढ़ाए। ये जो निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, ये लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं के लिए, इस पर तो 30 साल से ये दल, सभी दल जो आज खासकर इंडिया अलायंस के अंदर है, ये लोग तो राजनीति करते थे, लेकिन दृढ़ निश्चय होकर निर्णय को अंजाम तक पहुंचाने का काम तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। देश की महिलाएं बहुत अच्छे तरीके से समझ रही हैं, और मैं यही कह रहा हूं कि महिलाओं को जरूरत हो या समाज के गरीब, कमजोर, पिछड़े, अति पिछड़े तबके को, हमेशा भारतीय जनता पार्टी उनके हक और अधिकार के लिए आगे रही है, रहेगी। जातीय गणना को किस दृष्टि से देख रहे हैं आप? ये तो अब समाज के अलग अलग समूह और वर्ग से यह बात निकल के आने लगी है कि यह जो गणना हुआ है उस पर समाज को भरोसा नहीं। यह कोई मेरी उक्ति या मेरा विचार नहीं। भारतीय जनता पार्टी के नाते मैं कैबिनेट का सदस्य था, और मैंने कैबिनेट मंत्री रहते हुए कैबिनेट की बैठक में राज्य के अंदर जातीय सर्वे किया जाए, जातीय गणना की जाए, इसका समर्थन किया था। इस भारतीय जनता पार्टी के 16 मंत्रियों ने उस सरकार के अंदर रख के कैबिनेट के इस निर्णय पर मुहर लगाया था, और हम लोगों ने इस बात की मांग की थी, इस बात की मांग पर अपना विचार साथ में रखा था कि हाँ, इस राज्य के अंदर ये गणना हो। और मैं उस कैबिनेट का भी हिस्सा था, मैं स्वयं, जहां 200 करोड़ रुपए की स्वीकृति इस गणना के लिए दी गई, इस राज्य सरकार के खजाने से ये पैसा दिया गया। हम लोग तो उसको कराने वाले लोग रहे, राजद के लोग उस समय थोड़ी सरकार में। उद्देश्य क्या था सरकार ने? आप समझ लीजिए ना, पहले राजद के लोग उस समय थोड़े सरकार में थे, उनके कहने से थोड़ी जातीय गणना हुआ है। जातीय गणना और सर्वे जो हुआ वो तो भारतीय जनता पार्टी के कारण हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी थे, हमारे सरकार के मुखिया थे, जदयू के लोग थे, जनता, राष्ट्रीय जनता दल कहीं नहीं था, बाहर जो हल्ला कर, लेकिन हम लोगों ने वो सारा काम किया, हम लोगों ने वो राशि दी सरकार के पास से। लेकिन जिस तरीके से सारा कुछ होना चाहिए था, सारा सर्वे होना चाहिए था, जिस प्रकार से आज रिपोर्ट आने के बाद सर्वदलीय बैठक की जा रही है, पहले से वैसी बैठकें बार बार की जानी चाहिए थी, हर बात सभी को बताया जाना चाहिए था, वो ठीक से नहीं हुआ और कहीं ना कहीं हड़बड़ी हुई। और उसी का परिणाम है कि आज समाज के विभिन्न वर्ग समुदाय के लोग कह रहे हैं कि यह ठीक नहीं है। कोई जाति वर्ग का लोग कह रहा है ये मेरा संख्या ठीक नहीं बताया जा रहा, कोई कह रहा है मेरा कम बता दिया गया, कोई कह रहा है किसी का ज्यादा बता दिया गया। पूरे समाज में एक अविश्वास का भाव पैदा हो गया। तो यह बहुत साफ दिख रहा है कि यह अविश्वास का भाव जो पैदा हुआ, ये हड़बड़ी में गड़बड़ी का। सर, उद्देश्य क्या था सर? जनगणना करने वाले आपके पास गए कि नहीं? अरे उद्देश्य क्या था सर जनगणना का, मतलब गणना का जातिगत गणना का उद्देश्य सर्वे करने का मकसद यही था क्या कि समाज के अंदर विभिन्न समूह वर्ग के जो लोग हैं उनकी संख्या पता लग जाए, उसके अंदर आर्थिक स्थिति पता लग जाए, लेकिन वह सही तरीके से पता लगे, वह घर घर जाके पता लगे। अब मुझसे प्रश्न आपने किया आपके पास गए थे कि नहीं गए। मेरे घर के इर्द गिर्द, मेरे गांव का जो घर और मेरे पटना का जो घर, दोनों घर के इर्द गिर्द जिस दिन सर्वे आया है, कई लोग आके मुझसे मिलके कहे कि सर्वे हो कब गया, हमारे घर तो कोई आया ही नहीं। अब इसका जवाब तो सरकार में बैठे लोगों को देना पड़ेगा, और पूछ रहे हैं लोग। बड़े बड़े लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलेआम कहा है। हमारे रविशंकर प्रसाद जी ने बहुत साफ तौर पर, पटना के सांसद है, उन्होंने कहा मुझसे कोई पूछने नहीं है। ऐसे कई लोगों ने, जो समाज के प्रमुख प्रभावी लोग, ऐसे में वकील लोगों का कहना है कि एनडीए बौखलाहट में ही है। जैसे कि ऐसा नहीं कहा था उन्होंने कि क्षेत्रीय पार्टी, उन्होंने कहा था कि ऐसी पार्टियां जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो छोटे राजनीतिक दल हैं,
जो क्षेत्रीय दल राज्य में सरकार बना के भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो परिवारवाद कर रहे हैं, ऐसे जो दल हैं उनको जनता स्वीकार नहीं करेगी। इसको गलत तरीके से परिभाषित किया जा रहा है। क्षेत्रीय दल करके नहीं बोला उन्होंने, ये साफ कहा कि जो ऐसे दल सत्ता में आते हैं, परिवारवाद करते हैं और परिवारवाद के साथ साथ भ्रष्टाचार करते हैं, ऐसे दलों की राजनीति अब इस देश में नहीं चलेगी। सिवान में एनडीए का चेहरा कौन होगा? सिवान में एनडीए का चेहरा कौन होंगे चुनाव? एनडीए का जो यहाँ पे तो केंद्रीय चुनाव समिति सर आपकी चर्चा है। केंद्रीय चुनाव समिति भारतीय जनता पार्टी का जो भी देश का जितना सीट होता है, जहाँ पार्टी को लड़ना है, अलायंस है, ये सब चीज तो दिल्ली में तय होता है, यहाँ थोड़े तय हुआ है। सर एक आखिरी सवाल जातीय जनगणना पर मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आपके मंत्रिमंडल में ये पास हुआ था कि जातीय जनगणना होगा, लेकिन जनगणना नहीं, गणना, लेकिन उसके बाद जब ये पब्लिश किया गया, आरोप प्रत्यारोप का लगातार दौर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का रुख इस पर क्या है? नहीं, हम लोग का रुख तो बहुत साफ है। हम लोग तो आगे बढ़ के इस काम को करवाए। हम लोगों ने कहा ये काम होना चाहिए, हम लोगों ने इसके लिए पैसा व्यवस्था कराया। हम ये चाहते हैं कि जो समाज के अंदर सही स्थिति है वो सामने आए, लेकिन सरकार में बैठे हुए लोगों ने जिस भाव और भावना के साथ इस काम की शुरुआत की गई थी उसको अंजाम तक नहीं पहुंचने दिया, जिसके कारण आज समाज में अविश्वास का भाव